तो चलिए आज बात करते हैं प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है, पूस की रात। ये कहानी सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाती है कि कैसे एक किसान का संघर्ष, उसकी गरीबी और उसकी आज़ादी, ये सब एक दूसरे से कितने उलझे हुए हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो सीधे दिल पर लगता है। मुन्नी अपने पति हल्कू से पूछती है, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? बस यही एक लाइन हमें उस पूरी कहानी के संघर्ष की जड़ तक ले जाती है। और यहीं से शुरू होता है 3 रुपए के कर्ज का वो किस्सा, एक ऐसा चुनाव जो असल में कोई चुनाव है ही नहीं। तो देखिए, कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं हल्कू, एक बेचारा गरीब किसान, और उसकी पत्नी मुन्नी। उन्होंने पाई पाई जोड़कर बड़ी मेहनत से 3 रुपए जमा किए हैं। क्यों? एक कंबल खरीदने के लिए। लेकिन जैसे ही वो कंबल खरीदने का सोचते हैं, दरवाजे पर कौन आ जाता है? जमींदार सहना, अपना कर्ज वसूलने। अब यहाँ पे जो बात है ना, वो बहुत गहरी है। ये सिर्फ पैसे देने या न देने का फैसला नहीं है। हल्कू की दुविधा को समझिए। एक तरफ अगर वो पैसे दे देता है तो उसे कड़कड़ाती ठंड में रात गुजारनी पड़ेगी, मतलब जान का खतरा। और दूसरी तरफ अगर पैसे नहीं देता तो जमींदार की गालियां और जिल्लत सहनी पड़ेगी। तो ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये शारीरिक और सामाजिक दोनों तरह के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। और आखिर में होता क्या है? बेइज्जती का डर उसकी जान के डर पर भारी पड़ जाता है। हल्कू वो 3 रुपए उठाता है और बाहर चला जाता है। प्रेमचंद ने क्या खूब लिखा है, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। मतलब उसने सिर्फ पैसे नहीं दिए, उसने उस रात ठंड से बचने की अपनी आखिरी उम्मीद भी जमींदार के हवाले कर दी। तो पैसे तो चले गए। अब शुरू होती है पूस की वो सर्द रात। अब देखते हैं कि इंसान और प्रकृति की इस लड़ाई में क्या होता है। प्रेमचंद उस सर्दी का जिक्र कुछ इस तरह करते हैं कि पढ़ने वाले को भी ठंड लगने लगे। वो लिखते हैं कि सर्दी इतनी ज्यादा थी कि आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। सोचिए क्या माहौल रहा होगा। यहां पर सर्दी सिर्फ मौसम नहीं है, वो एक दुश्मन है, एक विलेन की तरह है जो हल्कू पर सीधा हमला कर रही है। प्रेमचंद लिखते हैं कि हल्कू को ऐसा लग रहा था मानो सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। मतलब ठंड बाहरी नहीं, उसके शरीर के अंदर तक पहुंच चुकी थी। और इस भयंकर अकेलेपन और ठंड में हल्कू का साथ देने वाला सिर्फ एक ही था, उसका वफादार कुत्ता जबरा। वो भी बेचारा उसी की तरह ठंड से कांप रहा था। और फिर हल्कू कुछ ऐसा करता है जो इंसान और जानवर के बीच के रिश्ते की गहराई दिखाता है। वो थोड़ी सी गर्मी पाने के लिए जबरा को अपनी गोद में चिपटा लेता है, और उस कुत्ते की देह से जो गर्मी मिलती है उससे हल्कू को ऐसे सुख का अनुभव होता है जो इधर महीनों से उसे न मिला था। वो पल उन दोनों की तकलीफ को एक कर देता है। लेकिन ठंड तो बढ़ती ही जा रही थी। जब बर्दाश्त की हद पार हो गई तो हल्कू ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो उस रात को एक अलग ही मोड़ दे देता है। और यहीं से शुरू होती है अलाव की एक छोटी सी जीत। तो हल्कू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पास के आम के बाग में जाता है पत्तियां बटोरने। हाँ, उसे ये भी डर लगता है कि कहीं कोई उसे भूत ना समझ ले, लेकिन वो हिम्मत करता है, पौधों की झाड़ू बनाता है और पत्तियों का एक बड़ा सा ढेर लगा देता है, और फिर जलाता है एक शानदार अलाव। और उस आग को जलते देख हल्कू को जो महसूस होता है वो कमाल का है। उसे लगता है जैसे उसने ठंड की उस बड़ी ताकत को हरा दिया है। वो विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। एक पल के लिए ही सही, वो खुद को हारा हुआ नहीं बल्कि एक विजेता महसूस कर रहा था। इस जीत की खुशी में वो एकदम बच्चे जैसा हो जाता है। वो आग को ललकारता है, उसे फांद कर उसके पार जाता है, जबरा के साथ खेलता है। मतलब वो कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां, अपनी गरीबी, सब कुछ भूल जाता है। मगर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे जैसे आग की लपटें ठंडी पड़ने लगती हैं, वो गर्मी एक अजीब से आलस में बदल जाती है। और यहीं कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, वो खेत और हल्कू की वो खामोशी। अचानक अंधेरे में से एक आवाज आती है, चर चर की आवाज। ये क्या था? ये नील गायों का झुंड था जो उसके खेत में घुस आया था। उसकी महीनों की मेहनत, उसकी पूरी फसल उसकी आंखों के सामने तबाह हो रही थी। सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ सुनते हुए भी हल्कू अपनी जगह से नहीं हिलता। उसे वो गर्म राख इतनी प्यारी लग रही थी कि वो उठ ही नहीं पाया। प्रेमचंद लिखते हैं,
अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ आलस नहीं था, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक लकवा था। शायद उसके मन के किसी कोने में ये एक विद्रोह था, उस सिस्टम के खिलाफ जहां मेहनत करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं आता। उस गर्म राख को छोड़कर वापस उसी ठंड और उसी मुसीबत में जाना उसे जहर लग रहा था। चलिए अब उस रात के बाद की सुबह देखते हैं, एक ऐसी सुबह जहां सब कुछ बर्बाद हो चुका था, लेकिन जिसमें एक अजीब सी आज़ादी छिपी थी। सुबह जब मुन्नी खेत पर पहुंचती है तो देखती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। पूरा खेत रौंदा हुआ है, नष्ट हो चुका है, साल भर की पूरी मेहनत बर्बाद। और यहाँ दो अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक तरफ मुन्नी है जिसके चेहरे पर दुख और भविष्य की चिंता साफ दिख रही है, और दूसरी तरफ हल्कू, वो अजीब तरह से बहुत संतुष्ट है, खुश है। जब मुन्नी उससे कहती है अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी, तो हल्कू का जवाब सुनिए। वो कहता है रात को ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा। यही इस कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य है। अपना सब कुछ गवाकर हल्कू ने उस जिम्मेदारी से आज़ादी पाली थी जो हर साल उसे इस ठंड में मरने के लिए छोड़ देती थी। और यहीं पर प्रेमचंद हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या हल्कू की ये आज़ादी असल में आज़ादी है या ये उसकी सबसे बड़ी हार है? इस बर्बादी में मिली आज़ादी को क्या कहा जाए, जीत या हार? ये सवाल आज भी उतना ही मौजू हैं।